आप मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की पावर्स बताइए, क्या-क्या पावर्स होती हैं गवर्नर के पास? ओके सर। सर गवर्नर जो है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। एंड हाई कोर्ट जजेस को ओथ दिलाते हैं। चलिए, आप मुझे बताइएगा एक आर्टिकल है 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या कहता है? ओके सर। सर ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्री कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजंस को लीगलिटी के बारे में बताता है। आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप सबसे पहले किस जनपद में अपना जॉइनिंग चाहेंगे? सर अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ तो उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मेरे को मिलेगा मैं वहाँ पर जाना प्रीफर करूँगी। ओके, रोल नंबर क्या है आपका? 043893। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कोई 3 अंतर बता दीजिएगा। ओके सर। सर फंडामेंटल राइट्स जो है वो निगेटिव सेंस में है। इसके मतलब अगर हमारा वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के उसमें ऐसा नहीं है। ओनली ये सरकार को पावर दी गई है कि वो स्टेट की वेलफेयर के लिए डीपीएसपी का प्रयोग कर सकते हैं। आपका आप मुझे अपना रोल नंबर बताइए 043893। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 13 अप्रैल 1994। इन दोनों में कॉमन क्या है? सर रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। हाँ, इन दोनों में कॉमन क्या है? 04। ओके, ठीक है। एंड प्लीज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रेस्पेक्टेड मम्मी जैन सर, प्लीज कंटिन्यू। प्रकृति, मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम लेके आ रहा हूँ। सपोज ऐसा हो ओके। कि मुझे पता था कि आप डेली मंदिर जाते हैं, और मैंने वहां पर कुछ शूद्र वर्ग के लोग इसलिए खड़े कर दिए ताकि आप मंदिर ना जा पाए, ताकि आप उन्हें देख के वापस लौट आए। तो मैंने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? क्या ये सदोष अवरोध माना जाए या सदोष परिरोध माना जाए? सॉरी सर, आप इसको इंग्लिश में बता सकते हैं? इज इट wrongful restraint और wrongful confinement? सर ये ऑफेंस नहीं है। अ, क्यों नहीं है? शु- क्योंकि सर शूद्र लोगों को वहां खड़ा करने से मेरा कोई राइट वायलेट नहीं होता है। ओके। ये बताइए, जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, इसके लिए हमें कौन सा आर्टिकल देखना चाहिए? सर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। अच्छा, ये बताइए, यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसके एब्डोमेन पे यदि हिट किया जाता है और जो वॉम में बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये मर्डर माना जाए या कल्पेबल होमिसाइड? सर इट इज इन बॉम्ब। यस, सर कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड माना जाए। इसे आप मिसकैरेज नहीं मानेंगे? ये सर मिसकैरेज भी होगा सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें दो अंतर कोई मुझे बताइए आप। सर ग्राम सभा ग्राम पंचायत से ही बनता है और ये एक पार्ट है ग्राम पंचायत का। और जी। जितने भी ग्राम सभा के जो लोग होते हैं वो मिल करके ग्राम पंचायत को वोट करते हैं और उससे ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जिन्हें नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी अधिरोपित कर सकती है? सॉरी सर। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन वन मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट रिया? ये सर जी बताएं। विदाउट इंटेंशन, सर विदाउट इंटेंशन क्राइम नहीं माना जाता है। इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है क्राइम में। ठीक है प्रगति, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अखिलेश सर काइंडली प्रोसीड द इंटरव्यू। Thank you, sir. What is the meaning of a complaint? ओके सर। कंप्लेंट सीआरपीसी के सेक्शन 2D में डिफाइंड है। जो कि कोई भी पर्सन अननोन या अननोन हो वो मैजिस्ट्रेट के सामने किसी भी केस से रिलेटेड कंप्लेंट फाइल कर सकता है, एलिगेशंस लगा सकता है। अच्छा, कोई भी पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट कब हो जाती है?
सर ये सेक्शन 2D के एक्सप्लेनेशन में ही डिफाइंड है, बट आई एम नॉट रिकॉल व्हाट एग्जैक्ट। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है, इसमें किस तरह के मामले सुने जाते हैं? सर जो भी समरी ट्रायल्स होते हैं जिनका जल्दी से निपटारा किया जाना चाहिए, वैसे केसेस फास्ट ट्रैक वाली कोर्ट में आते हैं। थैंक यू प्रगति। अब मैं झा सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। यस सर, गुड इवनिंग प्रगति। गुड इवनिंग सर। प्रगति ये बताइए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की वो कौन सी धारा है जो मृत्युकालिक कथन के बारे में चर्चा करती है? इंडियन एविडेंस एक्ट सर। जी हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 32 क्लॉज 1। ओके, क्या कहता है ये? सर ये डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है कि अगर कोई पर्सन मरने से पहले अपने मृत्यु के कारण को किसी को बताता है तो उसको एविडेंस के तौर पर माना जाएगा, और वो एक सोल बेसिस भी हो सकता है कन्विक्शन का। चलिए, ये बताइए प्रगति कि भारतीय दंड संहिता, दैट इज कॉल्ड आपका इंडियन पिनल कोड का, वो कौन सा सेक्शन है जो आमतौर पे डॉक्टरों को एक प्रकार की प्रिविलेज देता है या एक प्रकार से उनको एग्जम्प्ट करता है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर सेक्शन 93 ऑफ क्या बात आईपीसी। करता है ये? सर वो बताता है कि अगर किसी को कोई डिजीज है और वो पेशेंट को बताता है कि आपको ये डिजीज है, आपसे इसकी मृत्यु भी हो सकती है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, उसने सिर्फ एक गुड फेथ में अपना काम किया है उसको बताने का। चलिए, ये बताइए असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में क्या अंतर होता है? क्या ये दोनों एक ही पद हैं या अलग अलग हैं? नहीं सर, एक तो नहीं है, अलग हैं। सॉरी सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल दिस टाइम। कोई बात नहीं। प्रगति ये बताइए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या किसी ऐसे व्यक्ति के फेवर में भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है क्या, जिसने अभी दुनिया में जन्म ही ना लिया हो? यस सर, किया जा सकता है। किस धारा के तहत? अंडर सेक्शन 13। अंडर सेक्शन 13। ओके, ये बताइए डॉक्ट्राइन ऑफ एक्युमुलेशन यानी कि संचयन का सिद्धांत क्या कहता है? सर ये सेक्शन 17 में डिफाइंड है, और इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो वो 18 ईयर या फिर जो व्यक्ति है उसकी जो एज है जो भी मैक्सिमम होगा तब तक के लिए उसको एक्सिलरेट कर सकते हैं। चलिए प्रगति, आपसे मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास है या केंद्र सरकार के पास है? और क्या दोनों संस्थाएं उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कानून को बना सकती हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कंकरेंट लिस्ट में लॉ बना सकती हैं। तो फिर ये बताइए, दो कानून तो एक समय पे चल नहीं सकते हैं, कानून तो किसी एक ही का मान्य होगा। सर कानून एक का मान्य होगा, लेकिन अलग अलग टाइम पर वो मतलब कोई अलग अलग कानून बना सकते हैं। सेम कानून अगर बनाना है तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाएगी वो मान्य होगा। चलिए प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं आदरणीय सत्येंद्र सर वो फर्दर आपको कंटिन्यू करें। शुक्रिया। प्रगति जी, प्रगति आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आप जज क्यों बनना चाहते हैं? सर क्योंकि ये एक नोबेल प्रोफेशन है और हमेशा से मैंने जब से सोचा है कि मुझे कुछ बनना है तो वो सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर ही मेरा बनने का सपना था सर। और मुझे जस्टिस जो वर्ड है, न्याय, उससे बहुत ज़्यादा लगाव है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस सर्विस में अपना कुछ योगदान दूँ। आईपीसी में कहाँ डिफाइन किया गया है न्यायाधीश को? सर सेक्शन 21 आई थिंक, सॉरी सर बट नॉट एग्जैक्ट। ओके, प्रगति जी आपका मॉक यहीं कंप्लीट होता है। प्रगति कैसा लग रहा है आपको? सर मैंने पहली बार दिया है, सब कुछ लग रहा है मैं भूल गई थी। आप कम्युनिकेशन की एक भाषा को चूज कर सकती हैं जिसमें आप बेहतर आंसर कर सकें। यदि आप लैंग्वेज
कंफर्ट नहीं है, चेंज करना चाहती हैं, तो पैनलिस्ट की आप परमिशन लीजिए पहले, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है? तो परमिशन लेंगे तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, ठीक है? एंड और बेसिक नॉलेज आप जितना आंसर करना चाहिए था, कहीं-कहीं पे आप वो कर नहीं पाई हैं पूरी तरीके से आंसर, तो आपको ज़रूरत है रिवाइज़ करने की, ब्रश अप करने की, जितने भी सारे एक्ट हैं और खासकर कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल, करंट अफेयर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपना होम डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद है, इस पे भी आपको पूरी तरीके से काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? अब यदि कोई आपको पूछना है तो आप मुझे बताइए। सर मुझे पूछना है कि मेरी जो एलएलबी और एलएलएम है उसमें गैप है, तो अगर वहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँ सर? आप बोल देना मैं प्रिपरेशन में लगी थी बस, ठीक है? ओके सर। एंड थोड़ा-सा एकेडमिक, क्योंकि आपने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से किया एलएलएम शायद, है ना? एंड मणिपाल। हाँ, एंड आपने टीएमयू से एलएलबी करी है, इनके बारे में पूरी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी एकेडमी में। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।